हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका फोकस स्टडी आईबीसी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संविधान के हमारे एक न्यू टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था पर। पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यदि किसी टॉपिक को रखा जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि वह राज्य उस टॉपिक को या तो लागू कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, यानी कि वो उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक, हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से लागू हुई थी, कब लागू हुई, कैसे क्या कार्य प्रोसेस उसकी। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 1952 में हुई थी। यानी कि समुदाय, छोटे छोटे समुदाय में लोग रहा करते थे, तो उन समुदायों को विकास के लिए, उन समुदायों के विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए कुछ सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई 1952 में। लेकिन देखा ये गया कि 1952 में जो शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से काम सौंपा गया, जिस तरीके से सिस्टम ऊपर से नीचे लागू किया गया, उस सिस्टम में निचले स्तर के लोगों को कोई खास लाभ नहीं हुआ था। इन्हीं के असफलता के कारण या इन्हीं के असफल होने के कारण कुछ समितियों का गठन किया गया। उन समितियों का गठन हुआ तो उनमें से सबसे पहली समिति थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1958 में हुआ था, जिसने अपनी पहली रिपोर्ट 1957 में इसका गठन हुआ था, जिसने अपनी पहली रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत की थी। ठीक, 1958 में प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने अपनी समिति में अपनी सिफारिश में ये कहा कि हमें सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देना चाहिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देना चाहिए, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देना चाहिए, शक्ति को बांटने पर जोर देना चाहिए कि किस रेंज का, किस समूह का व्यक्ति कितने अपने अधिकारों को ले सकता है, उनको लागू कर सकता है। ये सारी जरूरतें थी। उन्होंने कहा कि यदि हम सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित काम करते हैं तो निचले स्तर के जो लोग हैं उनको कार्य करने की भावना, वो अपने उत्तरदायित्व को लागू करना, अपने उत्तरदायित्व को निभाने की भावना का विकास होगा उसमें। उन्होंने कहा कि यदि हम उन्होंने एक सिफारिश दी कि यदि हम जो सिस्टम है पंचायती राज व्यवस्था, उसे 3 स्तरों पर लागू करें। 3 स्तरों पर कैसे? जैसे हमारा ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर, उसी प्रकार से जैसे कि खंड स्तर पर बात करें हम तो पंचायत समिति, और जिला स्तर पर बात करें हम यदि तो जिला परिषद की बात करें। ठीक, इस तरीके से त्रिस्तरीय होना चाहिए, इन्होंने सुझाव दिया हम। इस सुझाव को लागू करने के लिए सरकार ने मंजूरी दी थी। हमारी सरकार ने 12 जनवरी 1958 को स्वीकृति मिल गई थी, इसे मंजूरी मिल गई थी। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया था, या हम कहें इसे लागू किया था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके साथ साथ धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी इसे स्वीकारा और अपने अपने राज्यों में लागू किया। फिर ऐसा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इसमें कुछ असफलता के कारण हैं। इन्हीं असफलता के कारणों की जांच के लिए हमारी सरकार ने, हम कहें, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने, या हम कहें जनता के द्वारा, एक नई समिति का गठन हुआ, अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आई हुई थी। अशोक मेहता समिति ने 1977 में अपना गठन किया। गठन के पश्चात समथिंग 1 साल बाद इन्होंने अपनी न्यू रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को जारी किया। उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया 1978 में। इन्होंने कहा कि हमारा जो पंचायत स्तर पर या पंचायती राज्य है, पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं उन्हें दलगत आधार पर चुनाव करना चाहिए। ठीक, दलगत आधार पर मतलब अलग अलग दलों के रूप में, जैसे अभी होता है मेंबरशिप पे, फिर उसके बाद में सरपंच, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि दलगत आधार पर चुनाव होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इसमें इन्होंने दलगत आधार पर चुनाव और ऐसे ही कुल 132 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इन सिफारिशों को देखते हुए एक और सिफारिश थी, हमारी मुख्य सिफारिश थी द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। पंचायत व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया इन्होंने कहा कि निचले स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पंचायती राज व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय ना होके द्विस्तरीय होने चाहिए। जबकि आपने देखा बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय बात कही गई है, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्रामीण पंचायत या ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर, और इस तरीके से जिला स्तर पर। यहाँ पर हम बात करते हैं तो अशोक मेहता समिति ने हमें सिर्फ 2 स्तरों की बात की हुई है कि यदि हम ग्राम स्तर पर बात करें तो मंडल पंचायत और जिला स्तर पर बात करें तो जिला परिषद।
दूसरी सिफारिश इनकी ये थी, मुख्य सिफारिशों की बात कर रहे हैं हम, तो ये थी कि दलगत आधार पर चुनाव किए जाने चाहिए। ठीक, इस प्रकार से इन्होंने कुल 132 सिफारिशें दी, लेकिन इनकी इस सिफारिश को या इस कमेटी ने जितनी भी सिफारिशें लागू की जितनी भी सिफारिशें प्रस्तुत की उन्हें लागू नहीं किया गया। पंचायत में गठित यह पहली कमेटी थी। याद रखिए बच्चों कि पंचायत में गठित यह पहली कमेटी थी जिसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, जो कि व्यक्तिगत कमेटी थी। ठीक, योजना आयोग ने 1985 में गरीबी हटाओ और ग्रामीण विकास से रिलेटेड गरीबी व्याप्ति उस समय में, तो गरीबी हटाओ और ग्रामीण विकास से रिलेटेड एक अभियान चलाया। उस अभियान में उन्होंने जीवी राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उस समिति ने सिफारिश किया कि दफ्तरशाही के कारण पंचायती राज व्यवस्था का विकास रुक गया है, इसलिए कुछ और कंडीशंस में एल.एन. सिंघवी, राजीव गांधी जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय में एक और समिति का गठन किया गया पंचायती राज व्यवस्था की जांच के लिए, एल.एन. सिंघवी समिति, जो कि एल.एन. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसीलिए हमने कहा इन दोनों समितियों को मिक्स रूप में हमने नाम दिया है, जी.वी.के. राव और एल.एन. सिंघवी समिति। एल.एन. सिंघवी समिति ने सिफारिश किया कि यदि हमें पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और मजबूत करना है, या हम कहें जो कि समाप्त हो चुकी थी उसकी जीविका के लिए, उसे जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने एक सिफारिश की जिसमें कहा गया कि नियमित रूप से चुनाव किए जाने चाहिए। और उन्होंने एक मांग ये भी किया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो यही वो पहली समिति थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी कि या फिर संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। एल.एन. सिंघवी समिति की अध्यक्षता में ही सन 1979 में 64वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। संविधान संशोधन पारित तो हुआ, लेकिन यह लोकसभा में पास तो हो गया बट राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया या पारित नहीं किया गया था। इस प्रकार से हमारी 3 समितियां हुई। पहली हमारी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा हमारी अशोक मेहता समिति और तीसरा हमारी जी.वी.के. राव और एल.एन. सिंघवी समिति थी। अगली राजीव गांधी की सरकार के बाद बीपी सिंह की सरकार में 1990 में एक नया संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। यह संविधान संशोधन प्रस्तुत तो हुआ, किंतु कुछ कंडीशन सरकार गिर जाने, पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार गिर जाने के कारण यह संविधान संशोधन पारित नहीं हो पाया। उसके बाद है एक नया संविधान संशोधन पी.वी. नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उस समय में आया और यह संविधान संशोधन पारित नहीं हो पाया। लेकिन यही संविधान संशोधन हमारा पी.वी. नरसिम्हा राव के समय में होने वाला संविधान संशोधन जो 1991 में आया था, यह संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ था। ठीक, जो कि 1993 से लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान तो किया गया, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ शर्तें, कुछ नियम कानून जो थे उन्हें हम थोड़ा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 1993 में, यह दिया गया। और 1992 में संवैधानिक दर्जा तो मिल गया था, लेकिन लागू 1993 से किया गया था इसको 73वें संविधान संशोधन। ठीक, जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं हम। इसमें ये जो हमारा 73वां संविधान संशोधन इसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है। 7वीं अनुसूची के साथ साथ इस राज्य का विषय है, और राज्य यदि कोई विषय राज्यों का है तो वहाँ पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना पाती है। ठीक है, केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है, राज्य ही कानून बनाएगा। इस स्थिति में हमने राज्य का विषय है और इसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 जोड़ा, उसके अंतर्गत अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को 243 और 243 का से ला तक, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है संविधान में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया, उसका संशोधन, यह 73वां संविधान संशोधन को रखा गया। ठीक है, लेकिन 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में 29 तरीके के कुछ कार्य हैं। उन कार्यों को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उन कार्यों में से है हमारा जैसे कि भूमि, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और पशुपालन। ऐसे ही साधारण तरीके के बहुत सारे ऐसे 29 कार्यों को इस 11वीं अनुसूची में रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय आधार पर संशोधित किया गया या लागू किया गया है। वो 3 स्तर हमारे ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर, फिर खंड स्तर पर खंड स्तर पर प्रखंड स्तर, और फिर जिला पंचायत जिला स्तर पर या जिला परिषद।
जो 73वां संविधान संशोधन था ये लागू किया गया था। ऐसी जगह पे पंचायती व्यवस्था या त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी जहाँ पर कम से कम जनसंख्या 20 लाख से कम 20 लाख होनी चाहिए या 20 लाख से अधिक होनी चाहिए, वहाँ पर हम इसे लागू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन था इसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए या फिर उनका कार्यकाल या कहें हम जो चुनाव से रिलेटेड विधियाँ थी, तो चुनाव से जो भी वहाँ पर सदस्य रखे जाएंगे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा ही चुना जाएगा, और जो चुना जाएगा तो उनका जो समूह होगा उस समूह को ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, उस चुनाव को हम कहें तो इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। 5 वर्ष के अंदर हर 5 वर्ष में उसे विघटित कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा और नई पंचायत व्यवस्था को लागू किया जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है। यदि मान लो कि किसी कारणवश पंचायत व्यवस्था हमारी टूट जाती है या सिस्टम विघटित हो जाता है तो हम यहाँ पर फिर से चुनाव करा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि 4 साल हो गया है, 4 साल 8 महीने हो गए हैं, यानी कि 5 साल कंप्लीट होने के लिए 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में कोई चुनाव नहीं किए जा सकते। हाँ, यदि कार्यकाल समाप्त होने के लिए 6 महीने से ऊपर का समय है तो वहाँ पर नए चुनाव संभव होंगे और नए चुनाव करा के वहाँ पर फिर से व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन चुनावों में हमने सरकार ने यहाँ पर रूल्स लागू किया है कि 50% से इस संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और यदि ST/SC जो आरक्षित वर्ग है उनकी बात करें तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर यहाँ पर हम लोगों को लेंगे और उन्हें सीट दी जाएगी। इसमें मुख्य रूप से 3 कार्यों को सौंपा गया है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को मुख्य रूप से 3 कार्य सौंपे गए हैं। उन 3 कार्यों में पहला है हमारा आर्थिक विकास और न्याय संबंधित कार्यों की योजना बनाना। दूसरा कार्य है हमारा कि 11वीं अनुसूची में जो भी कार्यों को जोड़ा गया है उन कार्यों का कार्यान्वयन कैसे करना है, उनको योजना देखना। और फिर है हमारा कर, लगान और टैक्स वगैरह जो भी चीज़ें उनको इकट्ठा करना और सरकार तक व्यवस्थित पहुँचाना होता है। इन सभी इतने कार्यों को हमने 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी इसमें कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपकी कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करते हैं और हम आप जो भी शिकायत हो हमसे, आपको या अच्छी हो बुरी हो कोई भी हो, और हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि यदि आपको कोई भी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि नॉर्मली बेसिक क्लासेस हो 11th 12th 9th 10th या कोई भी BSc से रिलेटेड कोई क्लासेस हो या कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक पर आपको बेस्ड वीडियो चाहिए आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हम कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।